हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो के पार्ट में हमने कॉस्ट बेस्ड मॉडल कवर कर लिए थे। इसमें हमने देखा था हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मॉडल। तो देखिए, जब भी आपके पास्ट ईयर के एमसीक्यूज आपने देखे होंगे अराउंड, तो मॉडल के नाम दे देता है और साथ में ऑथर के नाम दे देता है, तो आपको मैच करने होते हैं। और कभी कभी आपको मीनिंग डेफिनेशन दे देगा और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक मॉडल को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से दे देगा। तो ये ज़रूर देखना आप पिछले, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ऑथर के नाम और मीनिंग और डेफिनेशन कवर करनी है। लिमिटेशन अगर देखनी है तो वो देख लेना, एक्स्ट्रा आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियली होगा। तो देखिए, जो कॉस्ट बेस्ड था वो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे नहीं था, लेकिन आज की वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वैल्यू बेस्ड है। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की मीनिंग डेफिनेशन भी कवर करवा दी थी और ऑब्जेक्टिव्स और इसके अलावा नीड और सिग्निफिकेंस का पार्ट भी वीडियो के एंड में कवर करवा दिया था। आज हम देख रहे हैं वैल्यू बेस्ड मॉडल और साथ में देखेंगे इसके लिमिटेशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है। ये दोनों पार्ट आएंगे। वैल्यू बेस्ड मॉडल में हमारे 8 मॉडल्स हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल और लैव एंड शॉर्ट मॉडल। याद रखना, ये जितने भी मॉडल्स हैं सारे प्रेजेंट वैल्यू यानी डिस्काउंटिंग टेक्निक के बेसिस पे है। जो आपने कहीं ना कहीं बिजनेस फाइनेंस वाले पार्ट में कैपिटल बस्टिंग में देखी होगी कि डिस्काउंटिंग का फैक्टर कैसे अप्लाई होता है। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग 2 टेक्निक होती है, आपको पता है। डिस्काउंटिंग क्या बोलता है कि हमें पता है कि अगर हमें 1 साल बाद 100 रुपीज़ मिलेंगे तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है। तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग रेट लेनी पड़ेगी। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी आज वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कंसीडर करना चाहता है। तो प्रेजेंट वैल्यू को कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेटर कॉन्सेप्ट है। जबकि पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट क्या थे, किसी न किसी पुरानी वैल्यू जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पुरानी वैल्यू के बेसिस पे था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट करंट वैल्यू के बेसिस पे था, लेकिन वो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी पेमेंट का पार्ट है उसको आज के हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर रहा था, तो वहाँ प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस तरीके से वो पुराने कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट रिवॉर्ड्स वैल्यूशन मॉडल, या जिसको हम फ्लेम होल्ड्स भी बोलते हैं। ये देखिए, फ्लेम होल्ड्स क्या है, ऑथर का नाम है, ये भी क्या है, ऑथर का नाम है। फिर ये थर्ड मॉडल जो आएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट, इससे पहले हम देखेंगे 8th नंबर का, ये मोर्स नेट बेनिफिट, उसके बाद 3rd नंबर का देखेंगे। फिर आएगा आपका चक्रवर्ती मॉडल जिसको हम एग्रीगेट पेमेंट मॉडल बोलते हैं। दास गुप्ता मॉडल, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसको टोटल कॉस्ट मॉडल बोलते हैं। इसी तरीके से लास्ट में आपका आ जाएगा जगियन लो, और एक और है हरमेंसन वाला, ये रहा हरमेंसन्स मॉडल। अब इसके अलावा और भी आ जाते हैं, अगर आपको कहीं से गूगल से मिल रहे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। मैंने तो वही कवर किए हैं जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, और पर्टिकुलर वीडियोज़ आप देखोगे तो आपको इतने सारे देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी मैंने आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सारे कवर करवा दिए। तो यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है सबसे पहला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल और लैव एंड शॉर्ट्स मॉडल 1971 में डेवलप हुआ था। अब इसके स्टेप दे रखे हैं कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे कैलकुलेट होती है। पर आप देखिए एक एग्जांपल के थ्रू कि एक अगर है ना ह्यूमन या एक पर्सन एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसकी उस वक्त एज कितनी थी, 20 ईयर्स की थी। ठीक है, और कंपनी की रिटायरमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या बोलती है कि 50 ईयर की एज में रिटायर हो जाना चाहिए, यानी एम्प्लॉय को रिटायर कर देते हैं वो। तो इसका मतलब सर्विसिंग का ईयर उसका कितना होगा, 30 ईयर। कोई 25 ईयर में आया तो उसका कितना होगा, 25 ईयर, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय आया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे 30 ईयर्स सर्विस वो करेगा तो उसका एक ग्रुप बना दिया कि जो 30 ईयर्स सर्विस करेंगे, एक 25 ईयर्स के रिलेटेड जो सर्विस करेंगे उन एम्प्लॉय का ग्रुप बना दिया। अब ये बोल रहा है कि इनको कितनी अर्निंग मिल रही है, मंथली या एनुअली, जो भी आप देखिए मंथली अर्निंग मिल रही है तो उसको आप एनुअली में कन्वर्ट कर दीजिए। एनुअली अर्निंग के बाद उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये सेम टू सेम बजटिंग टेक्निक का पार्ट हो गया, कैपिटल बजटिंग वाली टेक्निक का, जिसमें आप क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जैसे एनपीवी मेथड आता था, आईआरआर आता था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आता था। तो मैं एक बार आपको क्या कर रहा हूँ, इसमें भी फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से उसको कैपिटल बस्टिंग से लिंक कर रहा हूँ। तो बिजनेस फाइनेंस की वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिली गई होगी, और जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको तो वैसे भी ये मिल गई होगी। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट आपको दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला ये C1/1+R। तो ये C1 क्या है, कैश इनफ्लो की बात कर रहा है। इसको आप कैश आउटफ्लो के फॉर्म में भी देख सकते हैं, सेम ही पार्ट होता है। कैश इनफ्लो मतलब क्या, कैश आ रहा है, आउटफ्लो मतलब क्या, जा रहा है, सीधी सी बात। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो C1 है इसका मतलब क्या है, साल के एंड में कितना कैश फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही आप 1/1+R लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो डिस्काउंटिंग की टेक्निक हो जाती है। जैसे अपन 1/1+R की पावर 1 लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी आज की वैल्यू क्या रहेगी। हम बोलते हैं कि अगर 1 साल बाद मुझे 1 रुपये मिलता है तो उसकी 10% अगर डिस्काउंटिंग की रेट है तो उसकी आज की वैल्यू क्या रहेगी, 0.909।
ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि 2 साल बाद मुझे 1 रुपये मिलते हैं तो उसकी आज वैल्यू क्या रहेगी 0.826। तो आप देख सकते हो अगर 3 साल बाद मुझे 1 रुपये मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू क्या रहेगी 0.751। तो देखिए 1 क्या, ये कॉमन बेस है। जैसे ही इनफ्लो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा। अब ये किससे रिलेटेड था, ये एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, एक मशीनरी, या आपको क्या करना है कि मशीन ए और बी उसको सेलेक्ट करना है नहीं करना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं, वो पर्टिकुलर क्या था मशीनरी से रिलेटेड। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है उसकी जगह आप क्या ले लोगे, जो भी पर्सन जिसको आपने क्या करा एम्प्लॉय किया लगाया बिजनेस में, उसको जो भी अर्निंग मिल रही है, जो भी उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप क्या करो ईयरली के हिसाब से कंप्यूट कर दोगे और जो भी डिस्काउंटिंग की रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे कैश इनफ्लो बोल रहा है या कैश आउटफ्लो बोलेगा, वैसे वहाँ पे क्या बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सिंपल सी बात, बस ये आ गया। अब देखिए इसमें लिमिटेशन क्या हो सकती है, आप क्या बोल रहे हो कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर वो मान के चलो जूनियर अकाउंटेंट है तो क्या बताओ कभी वो सीनियर अकाउंटेंट नहीं बनेगा। कहने का मतलब उसकी पोजीशन मूवमेंट बढ़ेगा नहीं, कैरियर उसका डेवलप नहीं होगा, क्या वो सीनियर अकाउंटेंट नहीं बनेगा। जबकि इसमें क्या बोल दिया कि वो जूनियर अकाउंटेंट ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं रहेगी होगी। अब ये भी नहीं है कि वो दूसरे किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है, वहाँ पे भी नहीं जा सकता। जनरली उसको जो सैलरी मिल रही है, मान के चलो उसको 10,000 पर मंथ मिल रही है, वो ही मिलती रहेगी। 10,000 पर मंथ है इंटू 12 के हिसाब से कितनी होगी 120। अब आपने मान के चला कि वो 30 ईयर सर्विस करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 ईयर की एज में आया और 50 ईयर की एज में रिटायर हो जाएगा, तो वो 30 ईयर्स के हिसाब से आपका क्या निकलेगा 1,20,000 1,20,000 1,20,000 इंटू क्या करोगे आप, जो भी ये जैसे प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर था ये वाला। अगर 10% की रेट है तो 10% के हिसाब से, 12% है तो अलग निकल के आ जाएंगे फैक्टर, ये मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए आपको बताया 120 120 120 120 ऐसे करके 30 साल तक चलता रहेगा। तो इससे अच्छा आप इसका क्यूमुलेटिव भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्यूमुलेटिव भी कर सकते हो। ठीक है, याद रखना जब भी इक्वल कैश इनफ्लो होता है तो हम क्यूमुलेटिव करते थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर इक्वल अर्निंग है, आपको बताया कि हर साल 120 होगी। अब ये बताइए कि आप कभी किसी बिजनेस में काम करोगे, यानी आप कहीं पे जॉब करोगे, तो आपको क्या 10,000 पर मंथ ही मिलते रहेंगे? नहीं, आपका इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, सैलरी के बेसिस पे भी या पोस्ट के बेसिस पे भी। यानी आपका हम बोल सकते हैं कि जो रोल है वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोल चेंज नहीं होगा, आपकी सैलरी कॉन्स्टेंट रहेगी। ये याद रख लेना। ठीक, अब स्टेप बता देता हूँ, सिंपल सा पार्ट हो गया। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एम्प्लॉयज़ आर क्लासिफाइड इन स्पेसिफिक ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल। अब देखिए एज के हिसाब से जैसे 25 ईयर का आया तो 25 ईयर के कितने एम्प्लॉय हुए, कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हुए, एक तरीके से सेलेक्ट हुए, उसके हिसाब से 25 ईयर से रिलेटेड एज, क्योंकि आपको पता है कि 50 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, तो टोटल मिला के सर्विस का ईयर क्या होगा 25। कोई 30 ईयर्स में ज्वाइन हुआ तो 30 से लेके 50, तो वो 20 ईयर्स काम करेगा। तो आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, आपको पता है कि आप सैलरी जो पेमेंट कर रहे हो, जो उसकी अर्निंग का पार्ट है किसकी, एम्प्लॉय की, उससे रिलेटेड आज की वैल्यू निकाल रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू। समझ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज एनुअल अर्निंग आर डिटरमिन्ड फॉर वेरियस रेंजेज ऑफ एज। तो आपको पता है कि वो 25 ईयर की सर्विस के अकॉर्डिंग, 20 ईयर की सर्विस के अकॉर्डिंग अलग अलग रेंज के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, एनुअल अर्निंग निकाल ली। देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे ही निकल रही है, याद रख लेना। वो तो आपने क्या कर दिया, सेम जो पर्टिकुलर ग्रुप है एज का वो एक साथ सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ी कि अलग अलग पर्सन की निकालते बैठोगे, टाइम लगेगा। द टोटल अर्निंग्स विच ईच ग्रुप विल गेट अप टू रिटायरमेंट एज आर कैलकुलेटेड। अब देखिए क्या बोलते हैं, टोटल अर्निंग विच ईच ग्रुप विल गेट। तो आपको पता है कि जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है जो 25 से 50 एज का है और ये 30 से लेके 50 एज का है, ये अलग अलग ग्रुप है। मान के चलो कि इनको 15,000 मिलती है और इनको कितनी मिलती है 20,000 मिलती है, ऐसे मिलती है, अलग अलग पोस्ट पे है ना, उससे रिलेटेड। अब आपको पता है कि ये चेंज नहीं होगी, सैलरी कांस्टेंट ही रहेगी। तो 15,000 इंटू कितने ही है 25 के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन याद रखना फिर आपने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जगह आपने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाया। क्योंकि देखिए अगर आप कैश इनफ्लो बोलते हैं कि 3 साल तक आपका 2,000 2,000 और 2,000 हो रहा है, तो अगर आप सिंगल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सबका अलग अलग निकालते रहोगे तो भी सही है, या आप क्या कीजिए क्यूमुलेटिव निकाल लीजिए, मतलब तीनों का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसका टोटल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ये 25 ईयर्स काम कर रहा है उसका क्यूमुलेटिव कर सकते हैं और उसकी टोटल अर्निंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या निकल के आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ जाएगी, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बोला टोटल अर्निंग कैलकुलेटेड एज अबव आर डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर। द वैल्यू दस अराइव्ड एट विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एसेट। क्या निकल के आ गई, वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल एम्बॉडीड इन ए पर्सन हु इज आर ईयर ओल्ड, आ गया,
जो कितने साल का है, आर ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज और हर फ्यूचर अर्निंग्स, आ गया फ्यूचर अर्निंग्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूले को दिल पे मत लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले क्या है कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं, उल्टे सीधे, मतलब यानी वैल्यू वैल्यू लिखी हुई होती है, तो आपको नहीं जाना, नॉर्मल आप सोचिए। अब देखिए इसको हटा दीजिए एक बार, तो ये सिग्मा है, और ये सिग्मा क्या है, आई, जैसे आप क्या बोलते हो, कैश फ्लो। एक बार मैं आपको अपना कैपिटल बस्टिंग वाला दिखा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1+r⁻1, 1+r⁻2, 1+r⁻3। तो अगर मैं सिग्मा कर लेता तो वो कब करता, जब आपका क्या होता, मैं बोल सकता था कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाता और सिग्मा का फॉर्मूला बनाता, तो क्या बनाता, यही तो प्लस प्लस प्लस, तो मैं सिग्मा कर लेता उसकी जगह, और एक नॉर्मल फॉर्मूला बन जाता जिसमें क्या बोलता, CN/1+r⁻n, इस तरीके से बोल देता और सिग्मा दे देता। तो यही मैंने अलग अलग करके बता दिया, वही तो है, तो सेम है। अब देखिए यहाँ कैश इनफ्लो अलग अलग था, जबकि वहाँ पे जो अर्निंग की बात कर रहा है वो सेम ही है, 15,000 है, तो आपको पता है कि 30 ईयर्स तक अगर काम कर रहा है तो 30 ईयर्स तक सेम ही सेम रहेगी। अब देखिए बस कैश इनफ्लो की जगह यहाँ पे क्या आ गया, एक तरीके से उस एम्प्लॉय की अर्निंग का पार्ट आ गया। यहाँ देखिए 1+r है, और ये T-r का मतलब क्या है, जो रिटायरमेंट की एज है जनरली वो T कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे R का मतलब इस सेंस में कि वो कितने साल का है, तो मान के चलिए रिटायरमेंट की एज है वो 50 ईयर्स, और वो कितने साल का है, 20 ईयर का, 50 में 20 गए, तो आपको जो प्रेजेंट वैल्यू लेनी है वो कितने साल की लेनी है, सर्विस के ईयर के हिसाब से कितने साल काम किया, तो T-r का मतलब ये है। तो यहाँ पे नीचे दिल पे मत जाना कि क्या पर्टिकुलर दे रखा है, ये T का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मत जाना, आप नॉर्मल देखिए जो मैंने बता रखा है, पर्सन की रिटायरमेंट एज कितनी है, तो आपको पता है कि 50 ईयर में रिटायर होता है। आर का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए आर ईयर ओल्ड पर्सन, तो इसका मतलब क्या है, वो कितने साल का है, वो 20 ईयर का है, तो इसका मतलब वो कितने साल काम करेगा, 30 ईयर काम करेगा, ये मान के चल रहे हो आप। उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू को, यानी जो भी फ्यूचर पेमेंट का पार्ट है उसको आज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो। आ गया। आर का मतलब क्या हो गया, आपका डिस्काउंट रेट का पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आर अलग लिया, ये आर ईयर ओल्ड अलग है, याद रखना, ये आर ईयर ओल्ड क्या है कि वो कितने साल का है, जबकि ये वाली आर क्या है, आपकी डिस्काउंटिंग रेट का पार्ट है, ठीक। तो तभी मैंने बोला कि फॉर्मूले को नॉर्मल तरीके से देखिए, ज़्यादा टिपिकल मत बनाइए। और सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि जो भी अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से जो भी अर्निंग मल्टीप्लाई हुई है, अगर उसको टोटल करोगे तो सारी एक साथ निकल के आ गई। अगर आपको पता है कि सैलरी सेम है तो आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर आपको समझ में नहीं आया अभी भी तो आप सोचिए कि इन सब का टोटल पार्ट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहलाता है। अगर आपको पता है कि इनफ्लो 2000 होता चारों साल में, तो आप 2000 इंटू CPVF यानी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट यही आता, आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होती, समझ गए। और सबका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इनफ्लो आएगा, इसलिए आप क्या करते हो, जो कॉमन इनफ्लो है उसको एक साथ ले लेते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमन अर्निंग को एक साथ ले लोगे। अब मैं क्यों समझा रहा हूँ इतना, क्योंकि आपको आगे फिर दिक्कत नहीं होगी, अगले पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए लिमिटेशन का पार्ट मैंने क्या बताया कि एक तो उसका जो रोल है वो चेंज नहीं हो रहा, और हम क्या बोल सकते हैं, जो कैरियर की मूवमेंट नहीं हो रही। मैंने बताया जूनियर अकाउंटेंट है तो आपको पता है कि जनरली कोई भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगा, अगर गवर्नमेंट की जॉब भी करूंगा तो मैं क्या करूंगा, कभी ना कभी सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंट ऑफिसर तो बनूंगा ही बनूंगा। अगर क्लर्क है तो धीरे धीरे करके वो क्या आएगा, किसी न किसी ऊपर पोस्ट पे तो आएगा ही आएगा, ऐसे माना जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं चलो इस डिपार्टमेंट में नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में तो जा सकता है, तो ये पार्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कुछ पार्ट हो ही नहीं रहा, तब ये लिमिटेशन का पार्ट है। ये बोला दिस मॉडल इम्प्लाइज दैट फ्यूचर वर्क कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट चेंज ओवर द स्पान ऑफ हिज वर्किंग लाइफ बट विल रिमेन द सेम एज एट प्रेजेंट। मतलब आज जो उसकी वर्किंग की कंडीशन है वो भी फ्यूचर में सेम ही रहेगी, ये बोल दिया। सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया, द अप्रोच डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द पॉसिबिलिटी दैट एम्प्लॉय विल विदड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू हिज डेथ और रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या है, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो काम करता रहेगा। कहने का मतलब रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती 50 ईयर जो मैंने मानी, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, अगर वो 20 ईयर में ज्वाइन करता है तो वो 30 सालों तक काम करता रहेगा। 25 में ज्वाइन करता है तो इसका मतलब वो 25 तक काम करता रहेगा। या बीच में डेथ हो गई, जैसे मैंने मान के चला कि एम्प्लॉय की 40 ईयर में डेथ हो गई और 25 में ज्वाइन किया था, तो इसका मतलब उसने 15 ईयर काम किया, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डेथ या रिटायरमेंट से पहले कभी भी एम्प्लॉय विड्रॉ नहीं करेगा, यानी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। जबकि आपको पता है कि ऐसा रियल में नहीं होता। आप क्या करते हो, अपनी जॉब को एक तरीके से रोटेट करते रहते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो और दूसरी जगह को छोड़ जाते हो। तो एक तरीके से रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। तीसरा क्या बोल दिया, वही जो मैंने आपको बताया कैरियर मूवमेंट, कि आप जूनियर अकाउंटेंट हो, अब आप क्या बनोगे, अकाउंट ऑफिसर बनोगे।
अगर मैंने बोल दिया कि आप सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर से आप धीरे धीरे करके क्या बनोगे, ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, ये बनोगे। तो ये बोला इट इग्नोर्स द वेरिएबल ऑफ कैरियर मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बोल रहा है, कैरियर मूवमेंट होती नहीं है। जो मैंने बोला ना आप बनोगे, वो आप बनोगे ही नहीं। एन इंजीनियर विल बी एन इंजीनियर थ्रू आउट हिज कैरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऊपर की पोस्ट कभी ज्वाइन करेगा ही नहीं। फोर्थ में क्या बोल दिया, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द रोल चेंजेस ऑफ एन एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है, आप एक डिपार्टमेंट में हो, जैसे मैंने मान के चला कि आप परचेज मैनेजर हो, अब आप कभी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्शन मैनेजर नहीं बन सकते, ये बोल रहा है आप हमेशा परचेज मैनेजर ही रहोगे, ऐसे बोल दिया। आप एचआर मैनेजर नहीं बन सकते, आप परचेज मैनेजर हो या प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे बोल रहा है। इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द रोल चेंजेस ऑफ एम्प्लॉयज़। ए पर्सनल मैनेजर मतलब जो एचआर मैनेजर है मे बिकम चीफ लीगल ऑफिसर, ये बन सकता है, लेकिन लिमिटेशन में क्या बोल दिया, ये नहीं बन सकता, रोल चेंजेस नहीं हो सकता। जबकि रियल लाइफ में तो हो सकता है, पर्सनल मैनेजर चीफ लीगल ऑफिसर बन सकता है। समझ गए? तो देखिए पहला मेथड था। अब दूसरा आपका रिवॉर्ड्स वैल्यूएशन मॉडल, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लेमहोल्ट्ज मॉडल, क्योंकि इसने डेवलप किया था इसको, क्या नाम था, फ्लेमहोल्ट्ज। अभी देखिए अगर पूरा नाम देखोगे तो मेरे हिसाब से इसका एरिक फ्लेमहोल्ट्ज, गूगल पे सर्च करके देख लेना, गूगल पे आपको पता चल जाएगा। देखिए जो ये मॉडल है फ्लेमहोल्ट्ज, हम बोल सकते हैं कि जो पिछले वाला मॉडल आपने देखा था प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग, या हम बोल सकते हैं लैव एंड शॉर्ज मॉडल, जहाँ पे सैलरी कांस्टेंट रहती है, उसका ये इंप्रूवमेंट है। वहाँ पे सैलरी कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे जैसे रोल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रोल चेंज होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, सैलरी भी बढ़ती जाती है। उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब सारा पार्ट सेम है, वहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। मान के चलो कि अगर 20 ईयर्स की एज में आपने काम किया और आपको पता है कि 50 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट होगी, उसमें आपकी खूब बार जॉब पोजीशन चेंज की गई। 20 से 25 में आप क्या कर रहे थे, मैंने बोल दिया जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म में थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या बन गए, सीनियर अकाउंटेंट बन गए। इस तरीके से मान के चलो पोस्ट है 25 से लेके 35 में। फिर आपको पता है कि 35 से लेके 50 में आप एक अकाउंट ऑफिसर बन गए, ये पार्ट बन गए। तो इस तरीके से आपकी 3 पोजीशन चेंज हो गई, पहले जूनियर अकाउंटेंट थी, फिर सीनियर अकाउंटेंट बन गए, फिर अकाउंट ऑफिसर बन गए। वैसे आपको सेम लग रहे होंगे लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे पे ग्रेड अलग होगी, यहाँ पे क्या होगी, पे ग्रेड अलग होगी, पे स्केल अलग होगी, यहाँ पे पे स्केल अलग होगी। तो अलग अलग सैलरी का पार्ट है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, 20 से 25 5 ईयर से रिलेटेड जो सैलरी का पार्ट है वो आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा। उसी तरीके से 25 से 35 में जो जॉब करी उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी को क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, आपको पता है कि जिस साल से अगर आपने ज्वाइन किया है उस साल से आपको क्या करना पड़ेगा, 1/1 + r की पावर जो भी है वो लगानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको इस पर्टिकुलर वाले पार्ट में बताई, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10% थी डिस्काउंटिंग की रेट, तो जो भी क्वेश्चन में दे रखी है उसके बेसिस पे आपको लगानी है। अब मान के चलो कि अगर आपने 2 साल क्या है कि जूनियर अकाउंटेंट की जॉब करी और 2 साल आपको उसी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन मिल गई। पहले आपको 2000 रुपीज़ मिलते थे, फिर आपके 4000 रुपीज़ हो गए। तो आप क्या करोगे, जो 2000 है उसका क्यूमुलेटिव ले लोगे इन दोनों का और मल्टीप्लाई कर दोगे। अलग अलग मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। इससे अच्छा आप क्या करोगे, आपको पता है कि पहले 2 साल 2000 है आपकी सैलरी, तो 2000 इंटू क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, जब भी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालेगी तो इस बेसिस पे निकालेगी। और अगले 2 साल कितनी है, 4000 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देगी, सॉरी 4000 को मल्टीप्लाई कर देगी इन दोनों के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके क्या निकल के आ जाएगी, टोटल होके जो प्रेजेंट वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, ये बोला द मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रजम्पशन दैट ए पर्सनस वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द पोजीशन टू बी ऑक्यूपाइड बाय हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसने क्या पोजीशन ऑक्यूपाई की है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन रोल टू अनदर इज स्टोचैस्टिक प्रोसेस विद रिवॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव होता जाएगा उसका रिवॉर्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसकी पोजीशन भी मूव होती जा रही है, उसका रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, पे स्केल भी उसका बढ़ता हुआ जाएगा, उसके इंसेंटिव भी बढ़ते जाएंगे। एज पीपल मूव एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल रोल दे रेंडर सर्विसेज दैट इज रिवॉर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हाउएवर द रोल्स दे विल ऑक्यूपाई इन फ्यूचर विल हैव टू बी डिटरमिन प्रोबेबिलिस्टिकली फॉर ईच इंडिविजुअल। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वही रिटायरमेंट या डेथ तक का पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे जनरली रिटायर कब तक होगा वो आपको पहले से पता रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी की एज पता है कि 50 ईयर्स में या 60 ईयर्स में पर्सन क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। तो जब से उसने ज्वाइन किया एक तरीके से आपने एज आइडेंटिफाई कर दी। फिर आपको क्या करना है, उसका रोल आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है कि फ्यूचर में क्या रोल होगा, फ्यूचर में कितने साल बाद उसकी पोजीशन बढ़ेगी, वो तो बहुत टिपिकल काम है। आपको ये थोड़ी पता है कि एक अकाउंटेंट जो भी मैंने बताया जूनियर वो सीनियर हो जाएगा, या क्लर्क पीओ बन जाएगा, ये थोड़ी पता है। तो बहुत मुश्किल काम है ये बोल दिया, तो लिमिटेशन के पार्ट में ये आ सकता है।
तो यहाँ पे पहले हम 5 स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद लिमिटेशन देख लेंगे। तो देखिए 5 स्टेप में क्या बोल रहा है, एक मिनट। सबसे पहले ये बोल रहा है कि इसकी सर्विस लाइफ आइडेंटिफाई करो कि जब से उसने ज्वाइन किया और कब तक, जब तक वो रिटायर हो रहा है। फॉरकास्टिंग द पीरियड ए पर्सन विल रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हिज एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ। आइडेंटिफाइंग द सर्विस स्टेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, सर्विस रोल, उसका रोल क्या रहेगा। स्टेट्स मतलब क्या हो गया, उसकी अवस्था, पोजीशन। तो सर्विस पोजीशन क्या है या सर्विस रोल क्या है, दैट इज़ द रोल्स दैट ही माइट ऑक्यूपाई ऑफ कोर्स द टाइम एट विच ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी उसने जॉब करा, जो भी सर्विस लाइफ है, उसके दौरान उसने कितनी कितनी पोजीशन गेन करी। ठीक है, 3-4 पोजीशन जो भी है उसने कौन कौन सी अवेल करी। एस्टिमेटिंग द वैल्यू derived बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ए पर्सन ऑक्यूपाइज ए पर्टिकुलर पोजीशन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आपको बोल दिया। अब देखिए एस्टिमेटिंग द वैल्यू डेराइव, इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी एक तरीके से उसको कितना पेमेंट कर रही है, क्या उसके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, जनरली उस पर कितनी कॉस्ट इंकर कर रही है, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, वो सारा पार्ट आपको पहले ही देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जूनियर अकाउंटेंट 5 ईयर के लिए था, फिर सीनियर अकाउंटेंट 10 ईयर के लिए था, फिर उसके बाद मान लीजिए कि जो 15 ईयर के लिए था वो अकाउंट ऑफिसर। तो 5 ईयर के दौरान क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर, कॉस्ट इंकर किया गया, क्या इंसेंटिव दिया गया, क्या सैलरी दी गई, ये सोचना है आपको आज ही। आप आज हो और आप आने वाले 5 साल का सोच रहे हो, फिर आने वाले 10 साल का भी पहले ही सोच रहे हो और आने वाले 15 साल का भी पहले ही सोच रहे हो। तो आप वैल्यू ड्राइव कर रहे हो। ठीक, क्या क्या पोजीशन थी उसके बेसिस पे। फिर फोर्थ में क्या बोल दिया, एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट का मतलब क्या है, ऐसी पोजीशन या हम बोल सकते हैं ऐसा इवेंट जो सेम टाइम पे नहीं हो सकता। अगर आप सिक्का उछालते हो तो आपको होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखिए आप किसी गली में जाते हो तो या तो राइट में मुड़ोगे या लेफ्ट में। अब ये तो नहीं है कि दोनों आप एक साथ मुड़ सकते हो, राइट में भी और लेफ्ट में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट आ रही है पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर टाइम से रिलेटेड। हम बोल सकते हैं कि आपकी पोजीशन एक ही रहेगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम तक। जैसे 5 ईयर तक मैंने क्या बोल दिया, आपकी जूनियर अकाउंटेंट ही रहेगी। ये नहीं कि आप सीनियर भी बन रहे हो जूनियर भी बन रहे हो, ऐसा दोनों नहीं हो सकता। या तो जूनियर बनोगे या सीनियर अकाउंटेंट बनोगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखिए पोजीशन से रिलेटेड तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। आप फॉरमैन या असेंबली का काम कर रहे हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पार्ट में देख रहे हो, तो आप या तो क्या बनोगे, फॉरमैन बनोगे या असेंबलर का काम करोगे। आप एक टाइम पे दोनों काम नहीं करोगे, ये बोल रहा है। डिस्काउंटिंग द वैल्यू एट ए प्री डिटर्मिन रेट टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए वो डिस्काउंटिंग का पार्ट कर दिया, तो वही ऊपर वाले स्टेप थे, ये बोल सकते हैं सिंपल स्टेप थे। अब लिमिटेशन में क्या बोल दिया, डिस्काउंटिंग समझ गए ना, जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या निकल के आ रही है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू बाद में निकल के आ जाएगी। लिमिटेशन ऑफ रिवॉर्ड्स वैल्यूएशन मॉडल, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ लाइकली सर्विस स्टेट्स ऑफ ईच एम्प्लॉय। अब देखिए हर एम्प्लॉय का आपको पता है कि सर्विस रोल क्या रहेगा, कि 5 साल बाद क्या बनेगा, फिर अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या बनेगा, ये पता ही नहीं है। उसकी डेथ भी हो जाए, क्या पता ही नहीं है। तो हमें तो सर्विस स्टेट का पता करना है, तो वो तो टिपिकल काम है, यानी उसका क्या रोल रहेगा आने वाले सालों में। डिटर्मिनिंग द मॉनेटरी इक्विवेलेंट ऑफ सर्विस स्टेट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली अफेयर। इसके अलावा ये भी पता करना कि अगर वो जूनियर अकाउंटेंट है, तो देखिए अभी पे स्केल तो पता है, लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। अब अगर वो 10 साल बाद या 5 साल जॉब करने के बाद अगर वो सीनियर अकाउंटेंट बनेगा या क्लर्क से पीओ बनेगा, तो उसकी सैलरी क्या रहेगी, क्या पे स्केल रहेगा, तो वो भी तय करना बहुत टिपिकल रहता है, ये बोल रहा है। Since the analysis is restricted to individual, it ignore the value added element of individuals working as a group। तो ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल जो ग्रुप के फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो ग्रुप के फॉर्म में ये क्या करता है, हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहा ह्यूमन रिसोर्स की, ये इंडिविजुअली ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है अलग अलग, ये ग्रुप के हिसाब से नहीं कर रहा। आगे आने वाले आपके पार्ट में जग्गी एंड लो मॉडल आएगा, तो जनरली वो ग्रुप के बेसिस पे बताएगा कि आप क्या करते हो, ग्रुप के बेसिस पे पार्ट कैलकुलेट करते हो। ऐसे चक्रवर्ती जो मॉडल आएगा या दास गुप्ता, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ चक्रवर्ती जो मॉडल आएगा वो भी जनरली ग्रुप के बेसिस पे बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट है वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। ये किसने दिया था, पैकिन ऑर्गन ने दिया था 1976 में। पर मुझे सबसे पहले कौन सा करवाना है, इससे पहले 8th नंबर का, क्योंकि उसके थ्रू फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये किसने दिया था, देखिए आपको सबसे पहले देखना है नेट बेनिफिट, उसके बाद क्या आएगा आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट। तो ये जो नेट बेनिफिट है वो किसने दिया था, मोर्स ने दिया था 1973 में। मैंने नीचे कहीं नहीं लिखा, लेकिन याद रखना किसने दिया, मोर्स ने। ये नाम क्या है, ऑथर का नाम है, 1973 में दिया है।
देखिए अब इस मेथड में जनरली क्या कर रहा है, नेट बेनिफिट की बात कर रहा है, जबकि पिछले वाले दोनों मेथड में हम क्या बोल रहे थे कि क्या फ्यूचर से रिलेटेड पेमेंट होगा, रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट जो मैंने बताया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसके अलावा सैलरी का जो पेमेंट होगा, इंसेंटिव जो भी पे होगा, वो सारा पार्ट आप देखोगे। यहाँ पे नेट बेनिफिट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम एक तरीके से देखेंगे कि फ्यूचर में एम्प्लॉय कितने ईयर सर्विस करेगा, पहले वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बेसिस पे उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी या ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो इंडिविजुअल कितना एफर्ट कर रहा है और ग्रुप में रहकर कैसे एफर्ट कर रहा है, उसके बेसिस पर वो क्या वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या ग्रॉस बेनिफिट दे रहा है। जी बी क्या दे रहा है, क्या ग्रॉस बेनिफिट या टोटल बेनिफिट बोल सकते हो, तो क्या ग्रॉस बेनिफिट दे रहा है। फिर देखिए आपको पता है कि कंपनी क्या कर रही है, जब ग्रॉस बेनिफिट उससे ले रही है तो उसको पेमेंट तो कर ही रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में उससे रिलेटेड जो भी वो सर्विस करेगा तो उसका क्या ग्रॉस बेनिफिट होगा और क्या उसको फ्यूचर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा, क्या एफ पी यानी फ्यूचर पेमेंट। ग्रॉस बेनिफिट में से जैसे फ्यूचर पेमेंट लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एन बी यानी नेट बेनिफिट निकल के आ जाएगा। और नेट बेनिफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देना, प्रेजेंट वैल्यू के साथ, जैसे आपने ऊपर देखा। तो वहाँ पे जनरली क्या कर रहा था, फ्यूचर पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। पहले वाले केस में क्या था, सैलरी कांस्टेंट थी। दूसरे वाला केस जो हमने पढ़ा रिवॉर्ड वाला, उसमें सैलरी कांस्टेंट नहीं थी, उसमें जैसे ही रोल चेंज हो रहा था, पोजीशन चेंज हो रही थी, तो सैलरी भी चेंज हो रही थी। जबकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नेट बेनिफिट की बात कर रहा है कि ग्रॉस बेनिफिट में से, यानी फर्म को जो भी एम्प्लॉय को काम करवाने से या एम्प्लॉय के एफर्ट के थ्रू से बेनिफिट हो रहा है तो वो ग्रॉस बेनिफिट है। और जो वो पे कर रही है वो लेस कर दो तो बाकी जो पार्ट आएगा वो नेट बेनिफिट आएगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल पार्ट है, यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेट बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय। अब नेट बेनिफिट यहाँ पे स्टेप दे दिए। सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विस, जो मैंने ग्रॉस बेनिफिट बोला, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विस टू बी रेंडर्ड, जो कि दी जाएगी एम्प्लॉय द्वारा बाय द एम्प्लॉयज़ इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ एज वेल एज ऑपरेटिंग इन ग्रुप्स। तो चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है चाहे वो ग्रुप में काम कर रहा है, उसके बेसिस पे उसकी क्या वैल्यू निकली। ठीक है, तो हर साल की पर्टिकुलर क्या करोगे, आने वाले साल की आप निकालते रहोगे ग्रॉस बेनिफिट और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, फ्यूचर पेमेंट लेस कर दोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट, तो यानी आपको फ्यूचर पेमेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय का कि आप उसको कितना पेमेंट करोगे, क्या ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, क्या सैलरी वेजेस इसका पार्ट रहेगा। फिर आपको पता है कि सेकंड में से फर्स्ट में से जैसे आप क्या करोगे, सेकंड को लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा, नेट बेनिफिट निकल के आ जाएगा। वैसे यहाँ पे बोल रहा है बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो वही तो बोल रहा है कि 1 में से एक तरीके से क्या करेंगे, 2 लेस कर देंगे। यानी बोल सकता हूँ कि ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस बेनिफिट में से क्या करेंगे, फ्यूचर पेमेंट या जो फ्यूचर कॉस्ट है वो लेस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, नेट बेनिफिट निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट बाय डिस्काउंटिंग एट प्री डिटरमिन रेट ऑफ डिस्काउंट आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट निकाल देनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिस्काउंटिंग कर लेना तो उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी। बेनिफिट क्या है, सबसे पहले बोल दिया हेल्पफुल इन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक तरीके से क्या करता है, कैपिटलाइज करता है, क्या करता है, किसी वैल्यू को क्या करता है, कैपिटलाइज करता है। तो ये बोल रहा है कि जो कैपिटल लगाई है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स लगाया है, उसकी क्या रिटर्न आई है वो एक तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। क्योंकि देखिए जब आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप IRR मेथड देखते हो तो उसमें आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये कट ऑफ रेट है, उससे ऊपर आपको रिटर्न कमानी है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप अपनी कट ऑफ रेट भी तय कर सकते हो, उससे आपने ऊपर जो भी रिटर्न कमाई वो आपको पता चल जाएगी, तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इम्प्रूव मैनेजरल डिसीजन मेकिंग बाय मेंटेनिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिटेल रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया जिससे डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। ये हमने पिछली वीडियोस में भी देख लिए थे कुछ ना कुछ। इट सर्व सोशल पर्पज बाय आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिसोर्सेज एज ए वैल्यूबल असेट, कि ह्यूमन रिसोर्स एक वैल्यूबल असेट है, तो सोशल अकाउंटिंग के पार्ट में एक बेनिफिशियल पार्ट रहेगा, जैसे हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट आपका बन जाएगा। इट हेल्प्स टू इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इज़ वेरी एसेंशियल वेर ह्यूमन एलिमेंट इज़ द प्राइम फैक्टर। क्या बोल रहा है, जब ह्यूमन एलिमेंट प्राइम फैक्टर होता है क्योंकि आप उसकी वैल्यू को भी कंसीडर कर रहे हो, जबकि पिछले वाले पार्ट में जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ कॉस्ट के पार्ट को ही कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, जब भी देखिए अगर हम वैल्यू के पार्ट को कंसीडर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी वैल्यू। अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसके फ्यूचर पेमेंट के पार्ट को ही कवर कर रहे हो कि हमने उसके रिक्रूटमेंट पे, उसके सिलेक्शन पे, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देने पर, इसके अलावा उसको हमने क्या क्या इंसेंटिव दिया, उससे रिलेटेड पेमेंट किया, तो वो तो मॉनेटरी वैल्यू का पार्ट है।
लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू को भी कवर कर रहे हो, ग्रॉस वैल्यू को, तो वो नॉन मॉनेटरी वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहलाता है। याद रख लेना, ये तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। वैसे आप जब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं और नॉन मॉनेटरी आइटम क्या होते हैं। ये नॉन मॉनेटरी क्यों है? क्योंकि एक तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और मॉनेटरी क्या होते हैं? जो कि नॉर्मल आपकी फ्यूचर पेमेंट का पार्ट है। बस याद रखना, नॉर्मल आपकी क्या है? फ्यूचर पेमेंट का पार्ट है, तो वो आपके मॉनेटरी से रिलेटेड है। लेकिन जहाँ पे वैल्यू का पार्ट भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विस का पार्ट लिया कि फ्यूचर सर्विस जो भी एम्प्लॉय ने दी उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है, तो हम नॉन मॉनेटरी वैल्यू को भी उसकी कंसीडर कर रहे हैं। ह्यूमन एलिमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो प्राइम फैक्टर है, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी कंसीडर कर रहे हैं, उसको एक वैल्यूएबल एसेट मान रहे हैं। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कैपिटल बस्टिंग आती है, मशीनरी खरीदी जाए नहीं खरीदी जाए, वैसे ही बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है। ठीक है, अब लिमिटेशन में क्या दे दिया? ऑल्दो दे आर वेरियस एडवांटेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाई HRA, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ HRA। लेकिन देखिए, ये लिमिटेशन तो मैं बाद में कवर कराऊंगा, अभी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे मॉडल तो कवर कर लें। तो अब अपना है थर्ड मॉडल, 3 हो चुके हैं वैसे, ये मान के चलिए कि ये 4th है ना। तो ये हो गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। ये बोल रहा है दिस मॉडल वाज सजेस्टेड बाय पैकिन ओगान इन 1976। अंडर दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज डिटरमिन्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सर्टेनिटी विथ विच द नेट बेनिफिट्स इन फ्यूचर विल एक्रू टू द एंटरप्राइज। द मॉडल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। देखिए जनरली क्या बोल रहे हैं कि आपको ये सर्टेन करना है कि जो आपको ग्रॉस बेनिफिट बोल रहे हो या ग्रॉस वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विस बोल रहे हो, और जो आप नेट पेमेंट की बात कर रहे हो, नेट पेमेंट नहीं, जो आप फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहे हो, फ्यूचर कॉस्ट की बात कर रहे हो, जो कि एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इनसे रिलेटेड जो भी हो रहे हैं, तो वो आप पहले से ही प्री डिसाइड कर रहे हो, इसमें भी पहले से डिसाइड कर रहे हो। तो आपकी एक सर्टेनिटी रहनी चाहिए कि जो भी नेट बेनिफिट का पार्ट आ रहा है वो सर्टेन आ रहा है। तो उस केस में एक सर्टेनिटी फैक्टर आता है या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का पार्ट आता है। ठीक, चलो आपको दिखाई देता हूँ एक बार सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या था। ये भी मैंने आपको कैपिटल बस्टिंग की जो मैंने आपको पार्ट 6 PDF दी हुई है, ठीक है, या आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। तो वहाँ मैंने लास्ट, यानी ये लास्ट वीडियो थी कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच का पार्ट आपको बताया कि ये क्या बोल रहा है, फ्यूचर कैश फ्लो को एडजस्ट कर रहा है। आपको पता है कि जो रिस्क की कैश फ्लो है उसके साथ जो भी सर्टेनिटी फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएंगे, रिस्क लेस निकल के आएंगे। तो आपको पता है कि अगर आपका 0.80 फैक्टर दे रखा होता है और आपको ये भी पता है कि रिस्क की कैश फ्लो कितना है 1 लाख, तो 1 लाख को 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है कि यार इतना तो सर्टेन है कि 80,000 हो गई होगा, क्योंकि आपने फ्यूचर का कैश इनफ्लो क्या सोचा कि 1 लाख, उसमें से आपको पता है कि 0.80 मतलब 80,000 तो होगा ही होगा। तो वैसे ही आप एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या बोल रहे हो कि जो भी ग्रॉस वैल्यू है, ठीक है, कि क्या वैल्यू मिलेगी, वो आप सर्टेनिटी के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतनी तो सर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। ठीक, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया वो सर्टेनिटी का पार्ट आ गया। आपको पता है कि फ्यूचर में पेमेंट करना है, अब फ्यूचर में पेमेंट क्या है, सर्टेन नहीं है, रिस्की है, कितना पेमेंट करना है पता नहीं है। तो जैसे रिस्की को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिस्क लेस निकल के आ जाएगा, यानी एक तरीके से पहले से ही प्री डिसाइड हो जाएगा कि हाँ इतना तो सर्टेन है, पेमेंट होगा ही होगा। तो आपने दोनों में डिसाइड कर दिया। ठीक, कई जने बोलते हैं कि कॉस्ट निकालना एक तरीके से आसान होता है, फ्यूचर पेमेंट कितना करोगे, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू तो पता नहीं कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो देखिए फ्यूचर कॉस्ट निकालना भी मुश्किल ही होता है, कोई टिपिकल नहीं होता, वो कोई सिंपल नहीं होता, टिपिकल होता है। और याद रखना कि देखो आपको इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब भी कई जने मुझे क्या बोलते हैं, सर क्या नहीं डेमो प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपके पेड कोर्स से रिलेटेड 1500 की फ़ीस है, क्या बच्चे की जान लोगे क्या, उसमें भी डेमो, इतने सारा बिजनेस फाइनेंस की वीडियो डली हुई है, नॉर्मल वीडियो डाल रहा हूँ, तब भी क्या बोलते हैं डेमो। फिर क्या आता है, गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, क्या बोलते हैं कि सर डेमो दीजिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे डेमो के लिए बोल रहे हैं, तो डेमो तो क्या है बहुत सारे पड़े हैं, या मैं खुद आ जाऊँगा आपके घर पे डेमो देने, ये बोल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले क्या, कौन सा स्टेप है, द मॉडल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। पहला क्या, नेट बेनिफिट फ्रॉम ईच एम्प्लॉय, पुराना वही जो मॉडल से रिलेटेड था, नेट बेनिफिट मॉडल जो भी मैंने बताया मोड्स का। ठीक, फिर बोल दिया सर्टेनिटी फैक्टर एट विच द बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर, मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सर्टेनिटी फैक्टर विद द नेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज़, ये आ गया। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये बोल रहा है कि सर्टेनिटी फैक्टर को क्या करोगे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बेनिफिट विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सर्टेनिटी फैक्टर विथ नेट बेनिफिट। तो नेट बेनिफिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सर्टेनिटी फैक्टर। तो एक तरीके से सर्टेन बेनिफिट निकल के आ जाएगा, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ यार, कि अगर 1 लाख हमें क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है कि नेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, और हमें पता है कि 80% कन्फर्म है, तो 1 लाख का 80% क्या हो गया, 80,000 तो कन्फर्म है। ये पार्ट आ गया। अब देखिए आपका आ रहा है चक्रवर्ती मॉडल और एग्रीगेट
पेमेंट मॉडल। चक्रवर्ती क्यों बोला? क्योंकि देखिए बंगाली नाम है तो हमें उस हिसाब से बोलना पड़ता है, ये भी मजाक था। दिस मॉडल वॉज सजेस्टेड बाई प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती इन 1976. He was the first Indian to suggest a model on human resource of an enterprise. Under this model, the value of human resource can be calculated by dividing the employee into two groups. अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ग्रुप बना रहा है। और याद रखना, देखिए यहाँ पे याद रखना, ये बोला he was the first Indian to suggest a model, याद रख लेना। प्रोफेसर एस.के. चक्रवर्ती 1976। इसने क्या करा, एम्प्लॉय को दो ग्रुप में बांट दिया, मैनेजरल एंड नॉन मैनेजरल। फिर उसके बाद क्या कर दिया, देन मल्टीप्लाइंग एवरेज टेन्योर ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय विद देयर एवरेज सैलरी। यानी देखिए याद रखिए कि एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, फ्यूचर से रिलेटेड। तो आपको पता है कि फ्यूचर से रिलेटेड जो भी ग्रेड स्ट्रक्चर होगा या जो भी इंसेंटिव का पार्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होगा, आप ये सोच के चल रहे हो, क्या सिलेक्शन होगा, क्या ट्रेनिंग होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, वो सारी कॉस्ट को आप पहले से ही सोच के चल रहे हो। उसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, ग्रुप से रिलेटेड पार्ट देख लिया। अब आपको पता है कि देखिए ग्रुप में सबकी सैलरी अलग अलग हो सकती है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, एम्प्लॉय को मैनेजरल और नॉन मैनेजरल। मैनेजरल में भी आपको पता है कि देखो जैसे मैनेजर हो गया, अब एक जनरल मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया, या हम बोल सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, इन सब का पार्ट एक साथ ले लिया। सबकी सैलरी अलग अलग होती है, सबकी सैलरी का टोटल किया तो उसका एवरेज कर दिया। ठीक, अब आपको पता है कि एवरेज टेन्योर मतलब क्या होता है, एवरेज लाइफ ऑफ सर्विस। सर्विस की कितनी लाइफ है, यानी कितने साल काम करेंगे, तो उसका भी एवरेज ले लिया। कोई 15 ईयर काम करने वाला बचा है, अभी कोई 20 ईयर्स बचा है, तो उसके बेसिस पे एवरेज टेन्योर ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ठीक, तो एक तरीके से आपका पेमेंट निकल गया। अब देखिए अभी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करी, आप देखिए कि नॉर्मल क्या करा है, एवरेज पेमेंट निकाला है। कैसे निकाला है, एवरेज सैलरी इंटू एवरेज लाइफ ग्रुप के हिसाब से, तो एवरेज पेमेंट निकला। और जैसे ही मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से, मतलब वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे जो भी रिटर्न दे रखी है 10%, 12%, 15%, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। और देखिए जब हमने क्या करा था, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि कैपिटलाइज करते हैं, जितना बच जाता है अनअमोर्टाइज उसको हम क्या करते हैं, एसेट्स में दिखा देते हैं। अब हमें पता है कि पर्सन की डेथ हो गई या पर्सन रिटायर हो गया पहले ही, वैसे तो पहले रिटायर नहीं होगा, ये मान के चलो कि डेथ हो गई, तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी अनअमोर्टाइज पार्ट है उसको हम P&L में राइट ऑफ कर देंगे। एक बार जाके देखना, मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट में बताया था, वही का वही पूरा पार्ट इसमें दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है एवरेज एनुअल सैलरी, जो आप बोल रहे हो, पेमेंट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर कुड बी फाइंड आउट फ्रॉम द सैलरी ग्रेड स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन स्कीम्स ऑफ एंटरप्राइज। The recruitment, including selection, development, and training cost of each employee could be recorded separately and considered as deferred revenue expenditure to be written off over the expected average tenure of the employee in the organization. इसका मतलब क्या है, आप एक अलग से उसको assets के फॉर्म में रख रहे हो, आप एक अलग से उसको assets के फॉर्म में रख रहे हो। जैसे आपने उसको एसेट के फॉर्म में रखा, मेरे हिसाब से फिक्स रेट के फॉर्म में तो नहीं रखते, इसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा है। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखने के बाद आपको पता है कि डेफर्ड की तरह हो गया। द डेफर्ड पोर्शन शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जैसे देखिए 1 लाख की कोई ह्यूमन रिसोर्स की डेफर्ड पोर्शन कर दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। अब आपको पता है कि उसको आपको 5 साल में राइट ऑफ करना है, क्योंकि 5 साल ही उसके लाइफ के बचे हुए हैं, पर्सन की 5 साल काम करेगा, तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो 20,000 इस साल आप क्या करोगे, P&L से राइट ऑफ करोगे। अब बाकी जो बचा वो 80,000 अगले साल बैलेंस शीट में दिखेगा, फिर 20 राइट ऑफ होगा, 60 दिखेगा, ऐसे बोल रहा है। ये बोल रहा है इन केस ऑफ परमानेंट एग्जिट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ रिट्रेंचमेंट, ये बोल दिया कि अगर उस पर्सन को हटा दिया जाए या उसकी डेथ हो गई तो जो बैलेंस बचेगा डेफर्ड रेवेन्यू में, जैसे मान के चलो कि 2 साल तक 2020 हटा दिए यानी राइट ऑफ कर दिए, बाकी कितना बचा, 60,000 बचा था एसेट के फॉर्म में। तो उस केस में क्या बोलेगा, उस साल पूरा का पूरा जो 60,000 है वो पूरा का पूरा रेवेन्यू अकाउंट से, मतलब P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दोगे। तो ये बोल रहा है देन द बैलेंस ऑन द डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द दैट ईयर ऑफ द पर्सन शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द इनकम इन द ईयर ऑफ एग्जिट इटसेल्फ। मतलब जब वो छोड़ के जा रहा है, डेथ हो रही है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, उस साल आप क्या करोगे, P&L से राइट ऑफ कर दोगे। फिर आपको बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड पेमेंट द एक्सपेक्टेड एवरेज आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर द एवरेज टेन्योर पीरियड शुड बी टेकन एज द डिस्काउंटिंग रेट। आप देखिए इसको टिपिकल सोचते हो, टिपिकल मत सोचिए, आप सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया, एवरेज पेमेंट निकल के आ गया, कैसे, एवरेज सैलरी इंटू एवरेज टर्म जो भी लाइफ थी उसके हिसाब से, इंटू क्या करोगे, जो भी एवरेज लाइफ थी उसके बेसिस पे जो भी रिटर्न निकल के आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, 12% आफ्टर टैक्स वाली होनी चाहिए रखना। तो आप क्या करोगे, उसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, चाहे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, और अगर चाहे एवरेज पेमेंट का पार्ट अगर आप
हर साल का अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, इनटू पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और अगर आप कॉमन मान के कर रहे हो तो उस केस में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, और डिस्क्लोजर का पार्ट है तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, एज फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स एज एन असेट ही हैज़ सजेस्टेड टू इंक्लूड ह्यूमन असेट अंडर इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या बोला, बैलेंस शीट में जब भी दिखाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दिखाओ, उसको फिक्स एसेट्स के फॉर्म में मत दिखाओ, क्योंकि फिक्स एसेट के फॉर्म में दिखाओगे तो क्या होगा, बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा। क्या क्या, डेप्रिशिएशन की प्रॉब्लम आएगी, कैपिटल गेन की प्रॉब्लम आएगी, या लॉसेस, कैपिटल गेन या लॉसेस जो भी होंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा ना। इसको करंट असेट मानो तो इसको क्या मानो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान के चल लो, क्योंकि डेफर्ड माना है तो इन्वेस्टमेंट मान के चल लो, ऐसे बोला उसने। एस इट विल नॉट बी इन कन्फॉर्मिटी विद द जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म। तो ये बोल रहा है कि करंट असेट क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि जनरल जो भी मीनिंग है टर्म, जो भी जनरल मीनिंग ऑफ टर्म मतलब क्या हो गया, फ्यूचर में एक तरीके से क्या होगा, पेमेंट होगा 10 साल के लिए, उसके हिसाब से सैलरी का पार्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो डेफर्ड ही होगा। करंट असेट के टर्म में तो आएगा नहीं कि 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, वो जनरली पेमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ पार्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ क्या रहती है, ज़्यादा ही रहती है एम्प्लॉय की काम करने की। तो ये पार्ट आपका आ गया। अब देखिए आपका ये बोल रहा है दास गुप्ता मॉडल और टोटल कॉस्ट मॉडल, इसको मैंने इतना ज़्यादा कवर नहीं कर रखा, लेकिन ये भी क्या है, इंडियन ही है। तो कई जने आपको क्या बोलेंगे कि एक ही इंडियन ही और एक ही इंडियन से रिलेटेड है चक्रवर्ती मॉडल, लेकिन ये दास गुप्ता मॉडल भी क्या है, इंडियन से रिलेटेड ही है। प्रोफेसर एन दास गुप्ता सजेस्टेड दिस मॉडल इन 1978। According to this model, the total cost incurred by the individual up to that position in the organization should be taken as the value of a person, which is further adjusted by his intelligence level. The value thus calculated is revised time to time on the basis of age, performance, experience and other capabilities. आप क्या बोलोगे सर, ये तो पहले भी दे रखा था कि नॉर्मल क्या करते हैं हम वैल्यू निकालते हैं टोटल कॉस्ट, कहाँ तक की, जब तक कि वो पर्सन क्या होगा, रिटायर होगा, जब तक कि उसकी पोजीशन है वहाँ तक की टोटल कॉस्ट। लेकिन देखिए साथ में क्या बोल दिया, फर्दर एडजस्टेड बाय द इंटेलिजेंस लेवल, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसका स्किल है, क्या उसकी लर्निंग एबिलिटी है, किस तरीके से वो क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है बिजनेस के लिए, या बिजनेस को एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी उसका देखा जा रहा है। और एक और जगह मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, हाँ ये रहा पार्ट। देखिए ये दास गुप्ता से रिलेटेड मेरे को एक और डॉक्यूमेंट मिला है जिससे मैं थोड़ा सा आपको बता सकूं कि उसने क्या बोला था। टोटल कॉस्ट अप्रोच में उसने बोला था कि एसेट भी दिखाओ और लाइबिलिटी भी दिखाओ। मैं यही बताना चाहता था कि दास गुप्ता ने बोल रखा था, मैं जो पिछली वीडियो में बोल रहा था, तो उसने एसेट भी बोला और लाइबिलिटी। ये बोला कि ह्यूमन एसेट के फॉर्म में यानी फिक्स एसेट्स के फॉर्म में इसको दिखा दो, ये बोल दिया। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल जो कि क्वेश्चन में दे रखी होगी, और वैल्यू ऑफ फर्म्स इन्वेस्टमेंट ये भी दे रखा होगा। और ये बोल रहा है कि जितना वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल का आपका पार्ट रहेगा उतना आप लाइबिलिटी साइड में दिखा दोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ऑन द लाइबिलिटी साइड इट शुड बी शोन आफ्टर द कैपिटल एज ह्यूमन एसेट कैपिटल बाय दैट अमाउंट एट विच इट हैज़ बीन शोन ऑन द एसेट साइड अगेंस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। तो देखिए क्या बोल रहा है, जितना वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आपने फिक्स साइड में दिखाया उतना आप लाइबिलिटी में दिखाओगे। हाँ, वैल्यू ऑफ फर्म्स इन्वेस्टमेंट, फर्म ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब क्या हुआ, फर्म ने कितना रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र, इनसे रिलेटेड जो भी खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, वो आपको नहीं दिखाना लाइबिलिटी साइड में, सिर्फ इंडिविजुअल की वैल्यू को दिखाना है। अभी एक क्वेश्चन के थ्रू आप देखो और बैलेंस शीट भी आपको दिख जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। एक फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख की कैपिटल से, ये तो लाइबिलिटी साइड में आएगी। उसकी फिक्स रेट दे रखी है 5 लाख की, ये एसेट साइड में आएगी जो कि उसने कैश में खरीदी। उसने 2,60,000 के वर्किंग कैपिटल रखे, ठीक है। और ये बोल रहा है इंकर 240 ऑन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग। तो देखिए आपको मैंने जो ऊपर बताया कि ये 240 कौन सी है, वैल्यू ऑफ फर्म्स इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ फर्म इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, वो नीचे दे रखी है अलग से। तो ये बोल रहा है कि उन वर्कर्स को, इंजीनियर को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 240 खर्च किए जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने किए, फर्म ने किए। और ये बोल रहा है इसी तरीके से इन इंजीनियर और वर्कर की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कितनी है, 8 लाख की। तो आप देख सकते हैं 8 लाख को लाइबिलिटी में भी दिखाया होगा और एसेट में भी, और 240 को सिर्फ एसेट में ही दिखाया होगा। तो देख सकते हो 8 लाख और ये 240, और यहाँ पे देखिए 8 लाख को, यानी इंडिविजुअल की वैल्यू को आप लाइबिलिटी में भी दिखाओ और एसेट में भी दिखाओ। इस तरीके से मैं बताना चाहता था। अब देखिए मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए न्यू है। आपको अगर आ रहे होते तो मुझे इतना डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपको आते ही नहीं है टॉपिक तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट पता रहने चाहिए। अब आपका कौन सा आ गया, जग्गी एंड लोव मॉडल। देखिए अब जनरली इसमें क्या बोल रहा है कि जो वैल्यूएशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, ग्रुप के बेसिस पे, जो भी ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन होता है, न कि इंडिविजुअल के बेसिस पे। अब आपने ये किस में देखा, चक्रवर्ती वाले मॉडल में भी देखा, ठीक है। हमारे सिंधी में जग्गी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बातें करना, यानी बकवास करना, बीच बीच में क्या करना, फालतू की बातें करना,
यानी किसी के मज़े लेना। तो इसलिए बोलते हैं कि जगी हंटता रहता है, यानी बातें करता रहता है फालतू की। तो वैसे इसका नाम कुछ है जो पर्सन का, तो वो जनरली क्या बता रहा है जगी एंड लो, कि जो भी वैल्यूशन होगा वो ग्रुप के बेसिस पे होगा, ना कि इंडिविजुअल के बेसिस पे। जो पर्सन होंगे वो होमोजीनियस एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं हो। होमोजीनियस का मतलब ये हो सकता है कि देखिए मेरे हिसाब से उनका पे स्केल सेम रहेगा, स्किल सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब स्किल लेवल पे सेम रहेंगे लेकिन दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग। एक अकाउंट डिपार्टमेंट का हो गया, अब आपको पता है कि अकाउंटेंट में अलग हो गया, एक फाइनेंस का या बैंकिंग डिपार्टमेंट से अलग हो गया, वैसे ही मान के चलिए कि सेल्स डिपार्टमेंट का अलग हो गया, लेकिन सारे जो स्किल के मामले में सेम है, सैलरी या पे स्केल के मामले में सेम है। तो ये बोल रहा है कि ग्रुप इम्प्लाइज होमोजीनियस एम्प्लॉयज़ हु मे और मे नॉट बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट और डिवीजन। सेम से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये भी बोल दिया इसने, ठीक है। It might be difficult to predict an individual's expected service tenure in the organization or at a particular level or position. But on a group basis, it is easier to ascertain the percentage of people in a particular group, like either to leave the firm during each of the forthcoming period or to be promoted to the higher level. तो ये बोल रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन का पार्ट देखोगे तो उस केस में डिफिकल्ट रहता है कि उसकी एक्सपेक्टेड सर्विस टेन्योर क्या रहेगा। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया कि ये सेम डिपार्टमेंट का ग्रुप हो गया, मान के चलो कि सेम डिपार्टमेंट के बनाया होमोजीनियस, की परचेज डिपार्टमेंट के जो वर्कर सेम थे, यानी सेम पे स्केल से रिलेटेड थे, उनका एक ग्रुप बना दिया, और उनसे रिलेटेड टेन्योर भी आपको पता है कि अराउंड वो 10 साल बाद रिटायर हो जाएंगे या 12 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, ये आपको पता है, या 15 साल ही वो जॉब करेंगे, ये सब पता है। तो उसके बेसिस पे आराम से पे स्केल तय करना सही रहता है। और आपको अगर पेमेंट का पार्ट ये पता चल गया, यही तो बोल दिया, अगर पेमेंट का पार्ट पता चल गया तो उस बेसिस पे वैल्यू करना भी आसान रहता है, क्योंकि उस केस में आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। तो बोल रहा है ग्रुप बेसिस पे आसान रहता है, इसने बोल दिया। एक तरीके से बोल रहा है कि उस बेसिस पे आपको ये पता चल जाता है कि क्या प्रमोशन का अमाउंट रहेगा, क्या इंसेंटिव का अमाउंट रहेगा, क्या पे स्केल रहेगा, वो सारा पता रहेगा। अब देखिए बोल रहा है इन ऑर्डर टू कंसीडर द रोल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ए मार्कोव चेन रिप्रेजेंटेशन कैन बी यूज। अब देखिए क्या होती है मार्कोव चेन। देखिए जो मार्कोव चेन है जनरली इसको स्टोचैस्टिक मॉडल बोलते हैं, यानी आप बोल सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी का वो रैंडम होता है, एक प्रिसाइज वे में नहीं होता। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आप क्या करते हो, एक प्रिसाइज वे में प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो भी डिपेंड कर रही है वो किसके बेसिस पे कर रही है, प्रीवियस इवेंट के बेसिस पे। तो जो सीक्वेंस चल रहा है पॉसिबल इवेंट का वो किसके बेसिस पे चल रहा है, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी चल रही है कि पॉसिबल इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हर इवेंट पिछले वाले इवेंट के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी रोल मूवमेंट है वो मार्कोव चेन ने ले ली। मतलब एक पर्टिकुलर जैसे ये इवेंट हुआ, आपने सोचा कि ये फ्यूचर में इवेंट होगा, फिर आपने ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर दी थी, इसके बेसिस पे आपने सोचा कि ये इतना इवेंट हो जाएगा। यानी पर्सन क्या करेगा कि हमारे पास 5 साल तक काम करेगा और उसके बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, फ्यूचर पे स्केल में इतना अमाउंट दे देंगे कि 20,000 दे देंगे, ट्रेनिंग पे उसके 1 लाख खर्च हो जाएंगे 5 साल के दौरान, और 20,000 पर मंथ देंगे। उसके बेसिस पे आपने कॉस्ट देख ली, फिर आपको पता है कि और आने वाले 10 साल वो काम कर सकता है, क्योंकि टोटल मिला के आप उसकी रिटायरमेंट तक का पार्ट देख रहे हो, तो आगे एक और चैन चलेगी। अब वो जो चैन 10 ईयर्स की जो आप देख रहे हो वो किसके बेसिस पे देख रहे हो, पिछले 5 ईयर्स के बेसिस पे देख रहे हो कि जनरली आपने क्या डिसाइड की। फिर आपको पता है कि आगे वो और 15 ईयर काम करेगा, ऐसे सोच के चल रहे हो, तो पिछले 10 ईयर्स का पार्ट देखोगे। इस तरीके से ये चैन चलती रहती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि मार्कोव चैन के बेसिस पे आ रहा है, ठीक है, यानी रोल मूवमेंट होता जा रहा है जो कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पे हो रहा है। तो ये याद रख लेना, मार्कोव चैन जगी एंड लो वाले में आ सकता है। द मॉडल रिक्वायर द डिटर्मिनेशन ऑफ रैंक ट्रांजिशनल मैट्रिक्स एंड द एक्सपेक्टेड क्वांटिटीज ऑफ सर्विस फॉर ईच रैंक ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे बोल दिया कि हर सर्विस से रिलेटेड रैंक दे दी जाएगी, जैसे अलग अलग सर्विस से रिलेटेड पार्ट है तो रैंक दे दी जाएगी, और रैंक ट्रांजिशनल मैट्रिक्स अपना लिया जाएगा। द मैट्रिक्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़ अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या कर सकते हो, पिछला डेटा यानी पिछला फैक्ट भी ले सकते हो, और उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, फ्यूचर से रिलेटेड पेमेंट को डिसाइड कर सकते हो या सर्विसेज को डिसाइड कर सकते हो। तो ये बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सर्विस ए सर्टेन सर्विस और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आर यूज्ड। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशन करंट एम्प्लॉय रेंडर इन ए फ्यूचर पीरियड इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ करंट एम्प्लॉय दैट विल बी इन ईच सर्विस स्टेट इन दैट पीरियड बाय द वैल्यू ऑफ द सर्विस एंड एम्प्लॉय इन ईच स्टेट दैट इज रैंक रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका मतलब जनरली ये कि जो भी वैल्यू ऑफ सर्विस निकल रही है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो कि फ्यूचर पीरियड में दी जाएगी, वो कैसे दी जाएगी, मल्टीप्लाइंग। अब किससे मल्टीप्लाई, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ करंट एम्प्लॉय दैट विल बी इन ईच सर्विस। जो आपने नॉर्मल बोला कि इस पर्टिकुलर 2 महीने या 1 साल के अंदर इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, काम करेंगे, या उनसे रिलेटेड सर्विसेज दी जाएगी। बाय द वैल्यू ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉय इन ईच स्टेट रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन।
ये बोल रहा है बाय द वैल्यू, जो एक तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी जो भी हर सर्विस की वैल्यू आएगी उससे रिलेटेड, जो कि एक एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी, और रैंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, यहाँ पे बोल दिया। अब देखिए थोड़ा टिपिकल पार्ट है, इसके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि डिटेल में बन सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, ये सोचना है कि पर्टिकुलर क्या पार्ट कैलकुलेट हो रहा है और फॉर्मूले को देख लेना है, यानी मार्कोव चेन समझ लेना है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट समझ लेना है, होमोजीनियस याद रख लेना, इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, मल्टीपल प्रोबेबिलिटी का पार्ट याद रख लेना कि इसमें मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ले ली जाती है, क्योंकि आप क्या करते हो, सीक्वेंस का पार्ट कवर करते हो, तो रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कोई सी भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, ये बोल रहा है। प्रमोशन पाथ लिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, रोल मूवमेंट लिया जा रहा है कि एक रोल से दूसरे रोल में क्या प्रोबेबिलिटी हो रही है, ऐसे सोचिए। द इक्वेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग जगियन लो मॉडल इज गिवन। अब देखिए टीवी का मतलब क्या है, ये बोल रहा है करंट वैल्यू, कॉलम वेक्टर छोड़ देना, कॉलम वेक्टर का मतलब क्या है कि आपका कॉलम बनेंगे, उसके बेसिस पे क्या होगा, हर एम्प्लॉय की सर्विस से रिलेटेड वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, करंट वैल्यू ऑफ ऑल करंट एम्प्लॉयज इन ईच रैंक, हर रैंक जो भी आपने रैंक दी हर पोजीशन पे हर सर्विस के बेसिस पे, तो बोल रहा है कि उनकी हमने क्या कर दी, करंट वैल्यू निकाल दी ऑल करंट एम्प्लॉयज़ की, ये टीवी हो गया। अब देखिए एन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ करंटली इन ईच रैंक। अब देखिए ये याद रखना है आर एन नहीं है, आर की पावर एन है और ये टी की पावर एन है, ऐसे याद रख लेना, ये है आर की पावर एन और ये टी की पावर एन। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी पूरी सही मिलेगी। पिछली वीडियो में जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की, या मैंने जो आपको बोला था कि मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप देख सकते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको नई पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ एन का पार्ट बोल रहा है, तो कॉलम वेक्टर में क्या बोल दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टी का मतलब टाइम पीरियड हो गया, ठीक, एन का मतलब टाइम पीरियड हो गया, टी का मतलब बोल रहा हूँ। फिर आपको बोल दिया आर का मतलब डिस्काउंट रेट का पार्ट हो गया, तो आर की पावर एन है, डिस्काउंट रेट और उसके ऊपर टाइम पीरियड का पार्ट आ जाएगा। टी की पावर एन है, टी का मतलब क्या है, रैंक ट्रांजिशनल मैट्रिक्स इंडिकेटिंग द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय विल बी इन ईच रैंक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और टर्मिनेटेड इन द नेक्स्ट पीरियड गिवन इन हिज करंट रैंक। देखिए यानी जनरली ये बोल रहा है कि फर्स्ट रैंक से आप सेकंड रैंक में जाओगे, सेकंड से थर्ड रैंक में जाओगे, तो उसके लिए रैंक ट्रांजिशनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो टी पार्ट आपको दे रखा होगा। वैसे मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये किसी ने भी कवर नहीं करवाया और आज तक पास्ट ईयर के रिलेटेड एमसीक्यूज में आया भी नहीं है, तो थियोरटिकल पार्ट जरूरी आ सकता है। तो आप फॉर्मूला एक बार ऐसे ही देख लेना, आर की पावर एन है और टी की पावर एन है, सीधी सी बात। और वी का मतलब क्या है, ये बोल रहा है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ रैंक 1 ड्यूरिंग ईच पीरियड, तो हर पीरियड के दौरान जो भी रैंक 1 है, आपको बताया कि रैंक 1 रैंक 2, तो रैंक 1 से रैंक 2 कितना ट्रांजिशनल हुआ, उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को आपको टी के थ्रू कवर करना है। और वी का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक वैल्यू, जो कि किससे रिलेटेड है, रैंक 1 से रिलेटेड जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ रैंक 1 ड्यूरिंग ईच पीरियड, इस तरीके से दे रखा है। अब आपका दे रखा है लास्ट में जो बचा हुआ है मॉडल, फिर हरमेंसन बचा हुआ है, और लास्ट में जो बचा हुआ है लिमिटेशन का पार्ट बचा हुआ है। तो हरमेंसन के आपके दो मॉडल है, सिंपल से है, कोई टिपिकल नहीं है। सबसे पहले क्या है, हरमेंसन अनपरचेज गुडविल मॉडल, और दूसरा क्या है, एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेजेस मॉडल। सबसे पहले देख रहे हैं हम हरमेंसन्स का अनपरचेज गुडविल मॉडल। देखिए जो मेथड है इसका नाम क्या है, अनपरचेज गुडविल। ये मेरे को थोड़ा थोड़ा वैसे लगता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगर आपने देखा होगा ना, उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट अपॉन जो भी उसकी एनआरआर है निकालते हैं, इनटू 100 करते हैं, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। और उसमें जनरली माइनस क्या करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू लेस कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है, डायरेक्टली आपका गुडविल का पार्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, यही हम बोलते हैं। तो आपकी एक तरीके से उस वे में जैसे गुडविल निकल के आती है, जैसे भी निकल के आई, मैंने आपको बताया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है। तो मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से लिंक करके क्या बताया कि मान के चलो एवरेज प्रॉफिट आपका 10 लाख का था और 10% आपकी क्या थी, एनआरआर थी। जैसे आप अपन 10 लाख अमाउंट 10% करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 100 लाख निकल के आएगा, मतलब 1 करोड़ निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है कि कैपिटल रियल में जो एम्प्लॉयड की गई थी वो 80 लाख की थी, 1 करोड़ में 80 लाख गए, तो बाकी 20 लाख गुडविल का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो टाइप की एसेट होगी, एक तो ओन्ड एसेट होगी और एक अनओन्ड एसेट होगी। जो भी ओन्ड एसेट का पार्ट है, एक मिनट, जो भी अनओन्ड एसेट का पार्ट है जनरली वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट कहलाएगा। और जो भी ओन्ड एसेट है, जो आपकी बिजनेस में दे रखी है, आपको पता है कि आपकी बुक्स में जो भी एसेट्स दे रखी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, करंट एसेट, जितना भी पार्ट दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि जब भी आपको रिटर्न ऑन ओन्ड एसेट दे रखी होगी और आपको पता है कि आपकी ओन्ड एसेट कितनी है, और आपको ये भी पता रखा होगा कि आपने कितनी रिटर्न पास्ट ईयर में कमा रखी है, तो उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट के बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज के बेसिस पे जो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको आप ओन्ड असेट्स से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो अनओन्ड असेट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब कैसे, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, पर पहले एक बार क्या करते हैं अपन, ये ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल करके बता दूंगा।
ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हरमेंसन, रॉजर एच हरमेंसन इसका नाम है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी असेस्ड बाय कैपिटलाइज अर्निंग इन एक्सिस ऑफ नॉर्मल अर्निंग फॉर द इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ विच द फर्म इज ए पार्ट। तो यही तो बोल दिया, देखिए कि मे बी असेस्ड बाय कैपिटलाइज अर्निंग इन एक्सिस ऑफ नॉर्मल अर्निंग फॉर द इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ विच द फर्म इज ए पार्ट। फॉर एग्जाम्पल में बोल दिया एवरेज रिटर्न ऑन ओन्ड एसेट इज 10% एंड द फर्म हैज़ एन्जॉयड एन 18% रिटर्न ओवर द लास्ट 5 ईयर ऑन इट्स ओन्ड एसेट। अब देखिए 20 लाख का 18% करके देखिए, तो ये बोल रहा है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कितना एंजॉय करती थी हर साल, 3,60,000 एंजॉय करती थी। अब देखिए एवरेज रिटर्न जो दे रखी है ओन्ड एसेट पे वो कितनी दे रखी है, 10%। अगर आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो ओन्ड एसेट का है और ओन्ड एसेट की एवरेज रिटर्न कितनी है, 10%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360, ठीक है, अपॉन 10%। इस तरीके से करोगे, 360 अपॉन 10% करोगे, यानी अपॉन 10 इंटू 100 करोगे, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 36 लाख निकल के आ जाएगी। ठीक, अब ये सोचिए कि जो ये 36 लाख की वैल्यू है ये क्या है। आपको पता है कि जब आपने 360 का प्रॉफिट और उसके नीचे क्या कर दिया, उसकी 10% की रिटर्न मल्टीप्लाई कर दी, यानी डिवाइड कर दिया और इंटू 100 कर दिया, तो आपके 36 लाख जो निकला वो टोटल वैल्यू निकली किसकी, ओन्ड और अनओन्ड एसेट की, मतलब टोटल एसेट निकल गई। क्या निकल गई, टोटल एसेट। अगर 36 लाख के पार्ट में आप 20 लाख की ओन्ड एसेट हटा दोगे तो बाकी जो निकलेगी वैल्यू वो किसकी निकलेगी, अनओन्ड की निकलेगी, 16 लाख। देखिए वापस से बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, 20 लाख की ओन्ड एसेट है, उससे रिलेटेड 18% करके प्रॉफिट निकाल देना है, प्रॉफिट निकल गया 360। अब आपको पता है कि एवरेज रिटर्न जो दे रखी है ओन्ड एसेट की वो 10% है, 360 अपॉन 10% करोगे तो देखिए क्या बोल रहा है, टोटल ओन्ड एंड अनओन्ड एसेट निकल के आएगी 36 लाख, मतलब टोटल एसेट निकल के आएगी 36 लाख में। जैसे आप 20 लाख की ओन्ड एसेट हटाओगे, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो ये बोल रहा है कि बाकी जो वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स की है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से आप 18% बेनिफिट कमा रहे थे, जबकि एवरेज रिटर्न कितनी थी, ओनली 10% थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनकी वजह से आप ज़्यादा बेनिफिट कमा रहे थे, तो आपकी जो बिजनेस की वैल्यू थी वो 36 लाख हो गई, जबकि ओन्ड एसेट मतलब ह्यूमन रिसोर्स को अगर नहीं मिलाया गया तो वैल्यू सिर्फ 20 लाख ही शो हो रही थी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को मिलाओगे तो 36 लाख शो हो रही है। तो जो 16 लाख ज़्यादा है वो किसके है, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल दिया, द अप्रोच इज हिस्टोरिकली बेस्ड एंड दस ऑफ लिमिटेड यूज एज ए प्रिडिक्टर। It assumes human resources to be the total of all unowned assets, making no allowance for unowned assets other than human resources or for the various bases used for starting owned asset on the organizational book। ये जनरली क्या बोल रहा है, देखिए इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो भी आपकी अनओन्ड एसेट्स की आपने वैल्यू निकाली 16 लाख, तो आपको ये बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स के अलावा आपके बिजनेस में और भी ऐसी अनओन्ड एसेट होती है जो कि आप दिखाते नहीं हो। कहने का मतलब आप बुक्स में नहीं दिखाते हो, लेकिन आपने सारी की सारी क्या बोल दी कि जो भी आपकी अनओन्ड एसेट है वो सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। तो बोला इट अज्यूम्स ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी द टोटल ऑफ ऑल अनओन्ड एसेट्स, मेकिंग नो अलाउंस फॉर अनओन्ड एसेट्स अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स के अलावा और भी ऐसी एसेट होती है जिसका आप अलाउंस नहीं बनाते, तो आपने उसका अलाउंस बनाया नहीं, तो एक लिमिटेशन का पार्ट बता रहा है। और फॉर द वेरियस बेसिस यूज फॉर स्टेटिंग ओन्ड एसेट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बुक्स एंड इट्स इम्प्लिसिटली अज्यूम्स ए जीरो वैल्यू फॉर ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज इन कम्पिटिटिव सिचुएशन सिंस ए पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर अबव एवरेज अर्निंग। आपने देखा कि जब भी पॉजिटिव वैल्यू जो एवरेज अर्निंग है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कि आप 18% कमा रहे हो उसके बेसिस पे ही तो आपने क्या करा, ज़्यादा वैल्यू निकाली। लेकिन अगर आपकी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आ जाएगी तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी अनओन्ड एसेट है उसको जीरो वैल्यू मानना पड़ेगा। यानी इसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, जितना आपकी इंडस्ट्री कमा रही है उतना ही आप कमा रहे हो। इंडस्ट्री मान के चलो एवरेज 10% दे रखा था और आप भी क्या कर रहे हो, 10% रिटर्न ही कमा रहे हो, तो उस केसेस पे क्या होगा, कोई बेसिक ज़्यादा पार्ट नहीं निकलेगा। आप देखिए अगर 20 लाख को आप इंटू क्या करोगे, 10% ही करोगे, 18% की जगह। 18% क्या आप पास्ट 5 ईयर में कमा रहे थे, अगर आप 2 लाख ही करोगे तो आपको पता है कि 20 लाख का 10% 360 की जगह क्या आएगा, 2 लाख आएगा। 2 लाख अपॉन क्या करोगे आप, जो ये वाली एवरेज रिटर्न है मार्केट की, तो ये कौन सी आपकी है और ये मार्केट की एवरेज रिटर्न है मान के चलो, तो 2 लाख अपॉन 10 करोगे तो 20 लाख ही आएगा। अब आपकी पहले भी 20 लाख थी ओन्ड एसेट्स और अभी भी 20 लाख है टोटल एसेट्स, तो इसका मतलब क्या है, अनओन्ड एसेट्स का आपका पार्ट ही नहीं है और क्या रहेगी, वो जीरो वैल्यू वाला पार्ट रह जाएगा, ऐसे बोल रहा है। अब आपको बी पार्ट में बोल रखा है हरमेंसन्स एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेजेस मॉडल। यहाँ पे बोल रहा है
Hermansen has suggested the adjusted discounted future wages model, whereby the discounting of future compensation with an adjustment is made with the use of efficiency ratio. अब देखिए मैंने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं कवर कराया, इसका भी फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी रेशो का। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि हरमेंसन एफिशिएंसी रेशो तो आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा आरएफ से रिलेटेड, आरएफ लिखा हुआ आएगा, उस तरीके से दिख जाएगा। तो बोल रहा है वेयर बाय द डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कंपनसेशन विद एन एडजस्टमेंट इज मेड विद द यूज ऑफ एफिशिएंसी रेशो टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। ही सजेस्टेड ए 5 ईयर पीरियड। ये बोला जो एफिशिएंसी रेशो निकलता है वो किसके बेसिस पे निकलता है, 5 ईयर पीरियड के बेसिस पे निकलता है। एंड अप्लाइड एन एडजस्टमेंट विच इज कैलकुलेटेड रेशो ऑफ द एवरेज अर्निंग रेट ऑन ओन्ड असेट ऑफ द एम्प्लॉइंग फर्म टू द एवरेज रेट ऑन ओन्ड असेट ऑफ ऑल फर्म इन द इकोनॉमी। देखिए इसने ये बोला है कि जो एफिशिएंसी रेशो है वो तो चलो 5 साल के बेसिस पे निकल रहा है, लेकिन उसके साथ जो एडजस्टमेंट का पार्ट है उसके लिए रेशो कैसे निकलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज अर्निंग, यहाँ पे भी एवरेज अर्निंग ही है, लेकिन ये किसके लिए बोल रहा है, ओन्ड असेट ऑफ द एम्प्लॉइंग फर्म्स टू ओन्ड असेट्स ऑफ ऑल फर्म इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो पार्ट आएगा वो ऑल फर्म्स का आएगा, जितनी भी इकोनॉमी में, यानी पूरी कंट्री से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो सारी की सारी जितनी भी फर्म्स है, और उसमें आपकी फर्म जो है एम्प्लॉइंग फर्म, उसका पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये बोल दिया। दिस मॉडल इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट फ्यूचर कंपनसेशन इज ए मेजर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एम्प्लॉइंग द इंडिविजुअल एज इट इज़ एन असेट। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है, ये जो है ना ये पार्ट, ये एज मच एज है, तो अगर आप पढ़ के देखेंगे पूरा वापस से, ये बोल रहा है दिस मॉडल इज क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड दैट फ्यूचर कंपनसेशन इज एज मच एज मेजर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ फर्म। तो फ्यूचर कंपनसेशन है वो जनरली क्या होता है, फर्म की लाइबिलिटी से रिलेटेड मेजर कैलकुलेट करता है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करा है, उसको एज एन एसेट्स एम्प्लॉय करा है, तो ये एक लिमिटेशन का पार्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, इसको लाइबिलिटी के फॉर्म में देखना है, जबकि आपने इसको एसेट के फॉर्म में देखा। मोड्स का मैं आपको बता चुका हूँ। तो लास्ट क्या बचा, लिमिटेशन। अब देखिए लिमिटेशन टिपिकल नहीं है, लिमिटेशन सिंपल ही है, जो आपने ऊपर देखी है उनसे रिलेटेड ही एक साथ जुड़ के आ गई सारी की सारी लिमिटेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑल्दो देयर आर वेरियस एडवांटेज जो कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी दे रखी है। यहाँ पे बोल दिया देयर आर नो क्लियर कट एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर और गाइडलाइंस फॉर फाइंडिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द सिस्टम्स दैट आर बीइंग अडॉप्टेड हैव सर्टेन ड्रॉबैक्स। अब ये बोल रहा है कि आपने ऊपर जितने भी पार्ट देखे कहीं ना कहीं लिमिटेशन का पार्ट है। ऐसे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक तरीके से आप क्या बोलोगे कि वो पहले से क्लासीफाई कर रखे हैं। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट पढ़ा होगा, आपने IFRS पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि वो पहले से एक गाइडलाइंस तय की गई है, स्पेसिफिक प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है ही नहीं, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग एक तरीके से फॉर्म कर रखे हैं मेथड। अब आप कोई सा भी मेथड फॉर्म करो, किसी न किसी में लिमिटेशन तो आ ही रही है। और हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लीगल कोई इसकी गाइडलाइंस नहीं है, अगर होती तो अच्छी बात होती। अब ये बोल रहा है सेकंड, द पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स is uncertain and hence valuing them under uncertainty in the future seems to be unrealistic। देखिए जैसे आप फिक्स रेट की भी बात करते हैं तो आप क्या बोलते हो कि उसमें उसकी भी वैल्यू फ्लक्चुएट ही होती रहती है, लेकिन आप बुक वैल्यू पे दिखाते हो। तो वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हो तो वो भी क्या है, अनसर्टेन है। हाँ, फिक्स रेट को किसी हद तक मेजर कर सकते हो तो आपको ध्यान रहता है क्योंकि एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि ह्यूमन रिसोर्स कितने सालों तक सर्वाइव कर पाएगा, मतलब कितने सालों तक बिजनेस में काम कर पाएगा। अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो क्या पता वो 1 साल बाद ही छोड़ के चले गया, जबकि हमने क्या सोचा कि वो 20 साल तक अगर काम करेगा तो फ्यूचर कॉस्ट क्या लगेगी। अब हमारा फालतू का खर्चा लग गया, किसके लिए, हमने इतना वैल्यू करा और पता चला कि 1 साल बाद ही एम्प्लॉय छोड़ के चले गया, या 2 साल का उसका प्रोबेशन पीरियड था, वो करने के बाद यानी ट्रेनिंग का पीरियड था जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, उसके बाद वो दूसरी जगह चले गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, वापस से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उस केस में हमारी कॉस्ट और डबल लग जाएगी। तो ये बोल रहा है कि पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अनसर्टेन है, इसलिए जब उसको वैल्यू करोगे तो उस केस में फ्यूचर में क्या रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि फ्यूचर एक तरीके से क्या है, अनरियलिस्टिक वे में देखा जाता है। फ्यूचर को कभी भी आप पता नहीं कर सकते हो। द मच नीडेड एम्पेरिकल एविडेंस इज येट टू बी फाउंड टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट HRA एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट बेटर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, मैं थक गया हूँ यहाँ पे। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, आपको पता ही है, जिनको नहीं पता होगा तो आपको पता है कि चेस्ट का थोड़ा सा पेन रहता है, तो इतनी वीडियो लेंथी बनती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। तो कभी कभी बीच में तभी मैं क्या करता हूँ, फंबल मार लेता हूँ, ठीक है, तो उसको बियर करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो मैं प्रॉपर पूरे बता रहा हूँ। द मच नीडेड एम्पेरिकल एविडेंस इज येट टू बी फाउंड टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट HRA एज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स बेटर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन
रिसोर्सेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने क्या बोला कि एक तरीके से ये डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ये बोल दिया इफेक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट प्ले करता है। लेकिन ये बोल रहा है कि उससे रिलेटेड आप हाइपोथेसिस तो बताओ, उससे रिलेटेड कोई हम बोल सकते हो एनालिसिस तो बताओ साइंटिफिक, या कोई एम्पेरिकल एविडेंस तो बताओ जो एक्सपेरिमेंटल वे में किया गया हो, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू क्या होता है, मैनेजमेंट एक तरह से डिसीजन मेकिंग आसान कर सकता है। क्योंकि अलग अलग मॉडल हैं, अब इसका कोई पर्टिकुलर साइंटिफिकली एक्सप्लेन ज़्यादातर नहीं किया गया है, ठीक। तो इसलिए बोल रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताओ जिसके थ्रू हम बोल सके कि हाँ मैनेजमेंट को एक तरीके से हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग में और वो इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाता है, जो कि नहीं कर पाता। इसमें बोल रखा है, लिमिटेशन बोल दिया कि नहीं कर पाता। फोर्थ, सिंस ह्यूमन रिसोर्सेज आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड, रिटेन्ड एंड यूटिलाइज अनलाइक फिजिकल एसेट्स, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके पास है, उसको आप कभी भी कैसे भी तोड़ो मरोड़ो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी आपकी मर्जी है कैसे भी यूज़ करो, बेच दो, कभी भी रिप्लेस कर दो, आपके ऊपर है। लेकिन ये जो वर्कर है उनको आप बाउंड कितना कर सकते हो, 2 साल का एग्रीमेंट हो गया, 1 साल का हो गया, लेकिन उसके बाद तो आप उसको थोड़ी रोक सकोगे। तो आप उनको जरूरी नहीं ओन कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, जब तक कि आप उनको खुश नहीं कर रहे हो, यानी इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, एक तरीके से वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रख रहे हो, तब तक वो क्या होंगे, रिटेन नहीं होंगे, ओन नहीं होंगे, यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को आपको क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि लिमिटेशन का पार्ट है कि आप ढंग से नहीं कर पाते हो जैसे नॉर्मल अपनी आप फिक्स एसेट को कर पाते हो। दिस पोजेज ए प्रॉब्लम टू ट्रीट देम एज एसेट इन द स्ट्रिक्ट सेंस। इसलिए कभी कभी हम उसको क्या बोलेंगे कि हम उनको एसेट के फॉर्म में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो तो क्या करेंगे 6 महीने बाद 8 महीने बाद ही जॉब छोड़ के जा सकते हैं। तो उनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो सर्टेन नहीं होते पर्सन, जबकि फिक्स रेट तो आपके पास है, उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियंस एज प्लेसिंग ए वैल्यू ऑन एम्प्लॉयज़ वुड मेक देम क्लेम रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन बेस्ड ऑन सच वैल्यूशन। ये देखिए कभी कभी क्या डर लगा रहेगा कंपनी को कि अगर हमने इनको एसेट्स के फॉर्म में वैल्यू कर दिया तो उनकी वैल्यू ज़्यादा दिखेगी। अब वो भी एक यूज़र होते हैं, वो जब भी क्या करेंगे बैलेंस शीट देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या देखेंगे हमारे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की वैल्यू इतनी है, तो ट्रेड यूनियन देखेंगे, ट्रेड यूनियन क्या बोलेंगे, आपने तो क्या करा, जो भी हमारे वर्कर है उनको लेबर कम दे रखी है, उनको इंसेंटिव रिवॉर्ड आपने दिया नहीं है, जबकि उनकी वैल्यू तो आपने ज़्यादा दिखा रखी है, तो आप उनको दो। तो इस वजह से उनको डर लगा रहता है ऑर्गेनाइजेशन को, और वो क्या करते हैं वैल्यूएशन के फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, मतलब एसेट्स के फॉर्म में ह्यूमन रिसोर्स को नहीं दिखाते हैं। फिर इसके अलावा क्या बोल दिया, टैक्स से रिलेटेड पार्ट का आपका आता ही नहीं है। ये बोल दिया इन स्पिट ऑफ ऑल इट्स सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी टैक्स लॉ डोंट रिकॉग्नाइज ह्यूमन बीइंग एज एसेट। तो आपको पता है कि जब भी हम टैक्स लॉ की बात करते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स को एसेट्स के फॉर्म में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, इसका कोई एक्ट में पार्ट है ही नहीं, कोई प्रोविजन है ही नहीं, ये बोल रहा है। देर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे आपको पता है कि मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, वैसे आपने जनरली अकाउंटिंग के देखे होंगे तो ज़्यादातर आपको सेम ही दिखेंगे। कुछ पर्टिकुलर आप देखोगे कि अलग अलग प्रोविजन आपको दिख सकते हैं, लेकिन जैसे IFRS ये आ गया तो कुछ आपको पता है कि जो डिससिमिलरिटी थी वो भी एक तरीके से सिमिलर हो गई, जो भी गैप था वो दूर करने का काम किया जा रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू किया ही नहीं जा सकता क्योंकि कोई एक्सेप्टेबल मेथड है ही नहीं यूनिवर्सली, ठीक। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा, और मैंने भी जितना आपको बताने की कोशिश की वो आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया होगा। कुछ 1-2 पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होगी तो पूछ लेना मैसेज करके, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वही टेलीग्राम से रिलेटेड मैसेज करके पूछ सकते हो, या जो मेरे पेड मेंबर है वो तो मुझसे इंडिविजुअली ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।